सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में आर्य रिद्धि की दी हुई लेटर को पढ़ती है और उसके बाद से वो ईशान से पूछती है कि ईशान, रिद्धि कहाँ गई है, बताओ मुझे। जिस पर ईशान बोलता है कि नहीं, वो जहाँ भी गई हैं उन्हें चैन से रहने दीजिए और अब उन्हें परेशान मत कीजिए। आपने पहले ही उन पे इतने घटिया इल्ज़ाम लगा दिए हैं। अब तो उनको सुकून से रहने दीजिए। जिस पर आर्य बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ईशान। तो ईशान बोलता है, भूल जाइए उन्हें। अब इसके आगे आर्य को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आकर ईशान का कॉलर पकड़ के कहती है, अपनी बकवास बंद करो ईशान। भूल जाओ? कैसे भूल जाऊँ उसे? छोड़ दूँ उसे? कभी नहीं। वाइफ है वो मेरी, ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं उसे? माना कि गलती की है मैंने, तो वो मुझे सज़ा दे। मुझे मंज़ूर है, लेकिन इस तरह से मुझे छोड़कर चली जाए, ये बिल्कुल मंज़ूर नहीं है। जिस पर तभी उन लोगों को पीछे से आवाज़ आती है, अरे ये क्या कर रही हो, छोड़ो ईशान को। जब उन दोनों के कानों में पीछे से आती हुई आवाज़ पड़ती है तो वो दोनों मुड़ के देखते हैं तो पीछे दादी माँ थी जो कि मंदिर से आ रही थी। वो उन दोनों के पास आती है और बोलती है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो और लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? ऐसी कौन सी आफत आ गई जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो? दादी माँ की आवाज़ सुनकर आर्य झट से ईशान को छोड़ देती है और उसके दोनों हाथ पकड़ के घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाती है और अटकते हुए बोलती है, दादी माँ, आप नहीं जानती कि क्या हुआ है। रिद्धि रिद्धि मुझे छोड़ के चली गई, वो ना जाने कहाँ चली गई। और ये ईशान ईशान है कि मुझे बता नहीं रहा कि वो कहाँ गई है। दादी माँ खुद को शांत रखते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है आर्य, जो मुझे पता है, मुझे सच पता है। ईशान कल रात ही मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे भी लगता है कि रिद्धि ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। उसके लिए उसका आत्मसम्मान सबसे बड़ा था और तुमने तुमने अपना फर्ज नहीं निभाया। तुमने उसकी आत्मसम्मान की रक्षा नहीं की। तुम तो उल्टा उस पे इल्ज़ाम लगा रही थी। तुमने खुद के गुस्से में आकर उसको क्या से क्या बोल दिया। तुम्हें उसके साथ रहने का कोई हक नहीं है यार। मैं उसके फैसले से पूरी तरह से सहमत हूँ और रिद्धि के साथ भी हूँ। जिस पर आर्य दादी माँ को देखते हुए बोलती है, दादी माँ आप भी? फिर एक नज़र ईशान पर डालते हुए बोलती है, कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन रिद्धि को मैं वापस ला के रहूँगी। जा रही हूँ मैं उसे वापस लेने, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन दादी माँ उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेती हैं। वो मुड़कर दादी माँ की तरफ देखती है और कहती है, दादी माँ प्लीज़ मत रोकिए मुझे, जाने दीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी के बिना नहीं रह सकती हूँ। जिस पर दादी माँ बोलती है, क्या चाहती हो अरे? आखिर तुम चाहती क्या हो? जब वो तुम्हारे साथ रहना चाहती थी तब तुम उसे खुद के साथ नहीं रखना चाहती थी। तुमने पहले भी उसके ऊपर हज़ारों सवाल उठाए, लेकिन फिर भी उसने अपनी खुद की गलती समझ के तुमसे माफ़ी मांगी, क्योंकि वो इस रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहती थी। और अब जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब दोबारा तुमने वही सब किया। इस बार उसने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, इसलिए चली गई उसे वो। जाने दो उसे, रहने दो उसे सुकून से, जीने दो उसे अपनी ज़िंदगी और तुम खुद भी आराम से रहो। वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा है, तुम इस बार उसे ले आई और फिर कुछ ऐसा हुआ तो तुम तो फिर से उस पर इल्ज़ाम लगा दोगी। जिस पर आर्य रोते हुए कहती है, दादी माँ प्लीज़ आप तो ऐसा मत कहिए। आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। क्या मैं इतनी बुरी इंसान हूँ? क्या मुझे अपनी गलती के प्रायश्चित का मौका भी नहीं मिलना चाहिए? जिस पर दादी माँ उसके आंसुओं को पूछते हुए कहती है, अब क्यों रो रही हो आर्य? इतनी बड़ी बिजनेस वुमन रोते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम सिर्फ एक बिजनेस वुमन ही बनकर रह गई, एक अच्छी इंसान नहीं बन पाई। और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है।
नेहा भी आर्य के पास आते हुए कहती है, प्लीज़ रिद्धि को अकेला रहने दीजिए। वैसे भी उसने लेटर में लिखा है कि आप उसे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, तो प्लीज़ उसकी बात का मान रख लीजिए। अगर आप दोनों की किस्मत में होगा तो आप लोग फिर से मिल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए सब कुछ वक्त पे छोड़ दीजिए। तभी कशिश अपने पति के साथ आती है, क्योंकि ईशान ने उसे भी फ़ोन करके बुला लिया था। उसने दादी माँ और आर्य की सारी बातें सुन ली थी। ये सुनकर कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो आकर सीधा दादी माँ के गले लग जाती है और कहती है, क्यों दादी माँ, क्यों हमारे साथ ही हमेशा ऐसा होता है? हम जब भी किसी को अपना मानते हैं वो हमें छोड़कर क्यों चला जाता है? पहले मॉम डैड हमें छोड़ के चले गए, अब जब भाभी माँ में हमें अपनी माँ नजर आने लगी तो वो भी हमें छोड़कर चली गई। क्यों किया उन्होंने ऐसा दादी माँ? तब ईशान कशिश के पास आता है और उसके हाथों में वो लेटर देता है जो रिद्धि ने आर्य के लिए लिखा था। कशिश उस लेटर को पढ़ती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है। आर्य ने एक नज़र कशिश पर डाली जो बेतहाशा रोए जा रही थी, और वही हालत ईशान की भी थी। उन दोनों को इस तरह से देखकर वो अपने मन में बोलती है, ये मैंने क्या किया? मेरी वजह से आज मेरे दोनों भाई बहन जिनकी आंखों में मैंने आज तक एक आंसू भी नहीं आने दिया, वो दोनों इतने दुखी हैं। मेरी गलती की सजा ना जाने कितने लोगों को भुगतनी होगी। ना जाने रिद्धि कहाँ चली गई है। एक बार मुझे कुछ कहने का मौका तो देती। क्यों रिद्धि, क्यों क्यों तुम मुझे छोड़ के चली गई? एक बार तो मौका दिया होता माफ़ी मांगने का, अपनी गलती सुधारने का। कशिश थोड़ी देर में दादी माँ से अलग होती है और फिर एक नज़र आर्य पर डालती है, जो एक तरफ कोने में खड़ी होकर रो रही थी। वो आर्य के पास जाती है और उसे कहती है, भाई, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी इन सब में कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सारा दोष आपको भी नहीं दूंगी, क्योंकि अगर आप गलत हो तो गलत हालात भी थे। आपको ऐसा सोचने और कहने पर हालातों ने मजबूर किया, वरना इतना तो मैं अपने भाई को अच्छे से जानती हूँ कि वो अपनी वाइफ से कितनी प्यार करती हैं, और वो सपने में भी उनके साथ ऐसा कुछ करने की नहीं सोच सकते। मानती हूँ कि आज सब आपसे नाराज़ हैं, लेकिन मैं चाह कर भी आपसे नाराज़ नहीं रह सकती, क्योंकि अगर मैंने भाभी माँ को अपने जीवन में माँ का दर्जा दिया है, तो मैं अपनी माँ को सही साबित करने के लिए आपको गलत नहीं कह सकती, बल्कि मैं तो उनके रिश्ते को सही करने की कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन शायद अब आपके रिश्ते में उनकी भी कोई गुंजाइश नहीं बची है। आपने जो भी किया वो वो भाभी के साथ गलत था। आप अगर गुनहगार हैं तो वो भाभी के हैं, और वो आपको आपकी किए की सज़ा देकर जा चुकी हैं। आपने जो भी गलती की है अब उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रायश्चित किया जा सकता है। इसलिए अब आपको अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना है, वो भी अकेले रहकर। अब बस आपको उनका इंतज़ार करना है। अगर उनकी आपकी किस्मत में होगा तो आप उनसे फिर मिलेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर मिलेंगे। जिस पर आर्य रोते हुए कहती हैं, कितनी बदनसीब इंसान हूँ ना मैं कशिश। ना अपने भाई बहनों को खुशी दे पाई और ना ही अपनी वाइफ को। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी मैंने सही से नहीं निभाया। अपनी पत्नी पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगा दिए, ना उसका मान रख सकी और ना अपने रिश्ते का। वादा किया था ज़िंदगी भर उसका साथ निभाऊंगी, कभी उसकी आंखों में आंसू भी नहीं आने दूंगी, और देखो उसी की ज़िंदगी भर की तकलीफ का कारण बन गई मैं। उसकी खुशियों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी थी मेरी, और उसे दुख दुख की जिम्मेदार बन गई मैं। पता नहीं क्या बीती होगी उस पर जब मैंने उस पर ये सब इल्ज़ाम लगाए होंगे, और पता नहीं अब क्या बीत रही होगी उस पर, कहाँ होगी और किस हाल में होगी। कशिश खुद भी रोए जा रही थी, लेकिन उसने खुद ही अपने आंसू पोंछे और फिर आर्य के आंसू पोंछते हुए बोलती है, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। जितना प्यार आप उनसे करती हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करती है। आप देख लेना, वो ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह पाएंगी। आर्य की बातें सुनकर कशिश की बातें सुनकर आर्य फिर से रोने लगती है,
और कशिश से कहती है, मैं सिर्फ रिद्धि का नहीं बल्कि तुम सबकी भी दोषी हूँ कशिश। मेरी वजह से वो तुम लोगों की ज़िंदगी से दूर हो गई। मैंने बेवजह उस पर शक किया। वो मुझे सच बताना चाह रही थी लेकिन मैंने एक बार भी उसे सुनने की कोशिश नहीं की और जो कुछ भी उसने मुझ पे बताया उस पर विश्वास भी नहीं किया। मेरी इस गलती की तुम जो सज़ा देना चाहते हो मुझे दे सकते हो। मैं चुपचाप सबकी सज़ा मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मेरी रिद्धि को मेरे पास वापस ला दो। ये सब कहते हुए आर्य एक नज़र ईशान की तरफ देखती है तो ईशान अपनी नज़रें फेर लेता है। ईशान को इस तरह से आर्य से नज़र फेरता देखकर नेहा ईशान के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, ईशान ये तुम क्या कर रहे हो? आर्य क्यों? उनके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है। सही कह रही है कशिश कि वो गुनहगार हैं तो सिर्फ रिद्धि के। हम लोगों का कोई हक नहीं बनता उन्हें सज़ा देने का। जिस पर ईशान नेहा की तरफ देखता है तो नेहा अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है, जाओ आर्य के पास जाओ, उन्हें संभालो। फिर वो रिद्धि की लिखे हुए लेटर को लेती है और बोलती है कि जाओ उस जगह पे जहाँ उसने वहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है। वो दोनों जितनी जल्दी जेल के अंदर जाएं उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जब तक वो बाहर रहेंगे ना खुद चैन से रहेंगे और ना हम सबको रहने देंगे। कुणाल तो शुरू से ही आर्य की बर्बादी चाहता था और जब वो चाहता था वो हो चुका है। फिर आर्य की तरफ इशारा करते हुए कहती है, एक बार उनकी तरफ देखो ईशान, क्या तुम्हें उनमें एक बर्बाद और हारा हुआ इंसान नजर नहीं आ रहा है? नेहा के समझाने पर ईशान एक नज़र आर्य पर डालता है और आंखों में ढेर सारे आंसू और चेहरे पर रिद्धि के बिछड़ने का और उसे दुख देने का दर्द और उसके होठों पर रिद्धि का नाम। कुछ ऐसा हाल था आर्य का। आर्य की हालत देखकर उसका दिल पसीज जाता है। उससे आर्य का चेहरा देखा नहीं जाता। वो भागकर उसके पास जाता है और उसे गले लग जाता है। ईशान को अपने गले लगा देखकर आर्य के दिल में थोड़ा सा सुकून मिलता है और फिर वो तीनों मिलकर गले लग जाते हैं। ये देखकर दादी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और नेहा भी रोते हुए दादी माँ के गले लग जाती है। कपूर मेंशन में जहाँ इस वक्त खुशियों का माहौल होना चाहिए वहाँ मातम पसरा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर ईशान आर्य और पुलिस को इन्फॉर्म करके उस जगह के लिए निकल जाते हैं जिस जगह का पता रिद्धि ने आर्य को चिट्ठी में लिखा था। थोड़ी देर में वो तीनों कुणाल के फार्म हाउस के पास पहुंच जाते हैं और तीनों ही अंदर जाते हैं। और वहाँ सामने सोफे पर कुणाल को देखकर आर्य की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो कुणाल के पास जाती है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे उठाती है। उन दोनों को यहाँ देखकर जूही और कुणाल के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। उन दोनों को तो समझ नहीं आता कि जिस जगह का पता अब तक पुलिस भी नहीं लगा पाई वो उस जगह का पता आर्य को कैसे चला। कुणाल तो इस वक्त बहुत डरा हुआ था, लेकिन इस वक्त वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो खुद को संभालते हुए गुस्से से बोलता है, ओ आर्य कपूर, तुम और यहाँ मान गए तुम्हें, आखिरकार तुम्हें इस जगह का पता चल ही गया। कुणाल के ये कहते ही आर्य ने एक जोरदार पंच कुणाल के मुंह पे दे मारा और कहा, तुम्हें क्या लगा था कि तुम दोनों इस तरह से छुप के बैठ जाओगे तो आर्य तुम्हारा कभी पता नहीं लगा पाएगी। तुम अगर पताल में भी छुप छुप जाते ना तो भी मैं तुम्हें ढूंढ निकालती। उसके साथ ही आर्य ने कुणाल को एक और पंच मारा, लेकिन इस बार कुणाल उससे बच गया और बोला, तुम कितनी भी पावरफुल हो और कितनी नहीं ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आर्य, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस जगह का पता चाह कर भी नहीं लगा पाती। ज़रूर इस जगह का पता तुम्हें रिद्धि ने बताया है, क्योंकि वो चाहे कितनी भी बेवकूफ़ हो लेकिन इतनी तो समझदार है कि वो मेरा पता निकाल सके। आर्य ने अपनी जलती निगाहों से एक बार कुणाल की तरफ देखा और फिर से बोली, शायद तुम भूल रहे हो कि वो मेरी बीवी है, इज्जत से नाम लो उसका।
जिस पर कुणाल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपने दिल पे हाथ रखता है, कहता है, उफ, इतना प्यार, कायल हो गया मैं तुम्हारे प्यार का। आरे, क्या प्यार किया है तुमने अपनी बीबी से। कुछ झूठे सबूतों के चक्कर में आकर तुमने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, और तुम्हारी बीबी, वो तो तुमसे बड़ी भी बेवकूफ़ निकली। मेरे बिना कुछ किए ही तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। आर्य ने एक झटके के साथ कुणाल के पैर पर पैर मारकर उसे फर्श पर गिरा दिया और चीखते हुए बोली, वो मुझे छोड़कर चली गई है तो वो सिर्फ छोड़ के चली भी गई है तो वो सिर्फ मेरी थी और मेरी ही रहेगी। अपनी गंदी जुबान से उसका नाम भी मत लेना, वरना जुबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। कुणाल जमीन पे पड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट आर्य को बहुत ज्यादा खटक रही थी। आर्य अपने पंजों के बल उसके पास बैठती और उसके गले को अपने एक हाथ में दबोच के बोलती है, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें मारने वाली नहीं हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे और रिद्धि के साथ किया है, उसके बाद तो तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं जूही और ईशान आर्य का ये रूप देखकर हैरान थे। आर्य इस वक्त गुस्से में बिल्कुल पागल हो चुकी थी। उसकी पकड़ ईशान की गर्दन पे कसती जा रही थी। ये देखकर कुणाल भाग के आर्य के पास आता और उसे ईशान से छुड़वाकर थोड़ा सा दूर करता है। आर्य अपनी एक नज़र जूही पर डालती है और फिर कुणाल को घूरते हुए बोलते, तुम्हें क्या लगा था कुणाल, मैं बदल गई हूँ? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे पहले वाली कमज़ोर आर्य कपूर समझने की गलती मत करना। जब तुम मुझे बर्बाद करने आए थे तो मैंने एक बार मेरे बारे में अच्छे से पता लगा लेते तो पता चल जाता कि आखिर में मैं चीज़ क्या हूँ। शेर अगर शिकार करना छोड़ दे तो भी वो शेर ही रहता है, और मैं मुंबई की शेर हूँ। अभी भी वही वही आर्य कपूर हूँ जिसके नाम से पूरी मुंबई थर्राती है। आर्य को इतने गुस्से में देखकर जूही के होश उड़ जाते हैं। आगे आर्य उसके साथ क्या करेगी ये सोचकर ही उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, क्योंकि वो आर्य और उसके गुस्से से बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसे पता था कि आर्य अपने गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाती है और किसी को नहीं छोड़ती। वो उसका क्या हाल करेगी यही सोच सोचकर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन ईशान उसे जाकर पकड़ लेता है और फिर कस के एक थप्पड़ लगाता है। जूही के थप्पड़ पड़ते ही वो भी अपना एक हाथ अपने गाल पर रख लेती है और ईशान को गुस्से से घूरते हुए कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक आदमी होते हुए एक लड़की पे हाथ उठा रहे हो। जिस पर ईशान उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती खुद को एक लड़की कहते हुए? कहाँ से लड़की लगती हो तुम? हरकतें तो तुम्हारी चुड़ैलों जैसी है। मैंने तुम पर हाथ उठाया, इसे तो तुम अपनी खुश किस्मती समझो, वरना ईशान कपूर तुम जैसे घटिया, बेशर्म और गली के गटर जैसी चीज को हाथ भी न लगाए। खुद के बारे में ये सब सुनकर जूही का गुस्सा हद पार कर देता है और वो ईशान के ऊपर झपटते हुए जोर से चिल्लाती है, तुमने मुझे गली का गटर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? लेकिन जूही ईशान को कुछ नुकसान पहुंचाती उससे पहले ईशान उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ लेता और कहता है, अरे रे रे रे, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा तो गली के गटर को होना चाहिए। जो मैं तुम्हारा कंपैरिजन उससे कर रहा हूँ, तो मैं गली का गटर कहने से तो बेइज्जती उस गली के गटर की है। तुम्हारी तो इसमें इज्जत इज्जत दे रहा हूँ तुम्हें, सोचो, और तुम गुस्सा कर रही हो। ये कहकर वो उसे इंस्पेक्टर की तरफ धक्का देता है और इंस्पेक्टर जूही को पकड़ लेते हैं। जैसे ही जूही चिल्लाने को होती है तभी ईशान अपना रुमाल निकालता है और जूही का मुंह बांध देता है और बोलता है, ये गटर जैसा मुंह बंद रखो, क्योंकि तुम जैसी गंदगी को अपने सामने देखना ही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी बातों को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और तुम्हारा हाल क्या करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए अगर अपनी खैर चाहती हो तो अपना ये मत मुंह बंद रखो, समझी तुम? ये सुनते ही जूही गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और फिर कुछ नहीं बोलती है। तभी ईशान बोलता है, मुंह बंद करने के लिए बोला था,
आंखें बंद करने के लिए नहीं, खोलो इन आंखों को, क्योंकि अभी तुम्हें इन्हीं आंखों से अपने भाई का हश्र देखना है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक